बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ यूनिट 11 साउंड। ठीक है, इससे पहले हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला फुल चैप्टर स्टडी कर चुके हैं। उसके एक एक टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वो मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, फिर भी अगर कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आती है तो आप वो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये सेकंड चैप्टर दैट इज़ साउंड। हम वन बाय वन इसके भी सारे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे एंड जिस तरह मैं आप लोगों को डिटेल में हर एक चीज़ समझाती हूँ मैं इसको भी समझाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द साउंड वेव्स। द साउंड वेव्स आर मैकेनिकल इन नेचर। इट मीन्स दैट दीज वेव्स मस्ट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपिगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखिए, हमने पिछले वेव्स का जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स थी? जिनको प्रोपगेशन के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जबकि जो मैकेनिकल वेव्स हैं जिन्हें कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करने के लिए। प्रोपगेट करने का क्या मतलब है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि ये मैकेनिकल वेव्स अगर इनका मीडियम निकाल लिया जाए, इनका मीडियम छीन लिया जाए, तो क्या होता है कि दैट दे डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको उस वक्त भी साउंड वेव्स की एग्जांपल दी थी कि आप एक बेल लें, उसको आप एक ग्लास जार के अंदर रखें, ठीक है, और उस जार के एक तरफ वैक्यूम पंप लगा दें। तो आप उस बेल को जब रिंग करना शुरू करेंगे तो आपको उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो जो आप वैक्यूम पंप को ऑन करके एक वैक्यूम क्रिएट करते चल जाएंगे उस ग्लास जार के अंदर, तो क्या होगा कि जो साउंड वेव्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिम होना शुरू हो जाएंगी और जो हमें साउंड आनी थी वो हमें आना बंद हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मीडियम था ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ द साउंड वेव्स वो था एयर। ठीक है, जो 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 आपने एयर निकाल ली फ्रॉम दैट मीडियम, वैसे वैसे क्या हो गया कि एयर निकालने से वैक्यूम क्रिएट होगी, उसका मीडियम खत्म हो गया जो एयर था। ठीक है, तो साउंड वेव्स ट्रैवल होना बंद हो गए। ओके, अब क्या है कि दैट दीज वेव्स आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस अल्टरनेटिवली। हमने बात की थी कि दैट जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें कुछ रीजन्स जो होते हैं उस वेव के अंदर, कुछ रीजन्स होते हैं वो हाई डेंसिटी वाले होते हैं एंड कुछ रीजन्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी वाले रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे वो बहुत हाई डेंसिटी वाला रीजन होता है उसे हम कहते हैं कंप्रेशंस। ठीक है, और ये हाई प्रेशर रीजन भी होता है। जबकि वो रीजन जो कि जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं मीडियम के, ठीक है, उन्हें रेयर फ्रैक्शंस कहा जाता है। और यहाँ पे डेंसिटी भी ऑफ द पार्टिकल्स वो भी कम होती है और यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो भी कम होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स साउंड वेव्स आर बेसिकली acoustic in nature, means energy transmitted vibrationally through any transmitting medium like steel, water, air, etc. क्या है ये? दे आर कॉस्टिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है वो किसी मीडियम के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो मीडियम क्या हो सकता है? आप स्टील के किसी उसको हाथ मारोगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। वाटर के अंदर आप कोई चीज़ फेंकोगे उसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। एयर की वजह से साउंड ट्रैवल करता है। ठीक है, जैसे आप बिजली चमकती है तो वो बिजली तो आसमान में चमक रही है ना, तो आपको वो साउंड की कैसे आती है? थ्रू द एयर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड वेव्स वाइब्रेशनल ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर प्रोपगेशन मीडियम आर कंपल्सरी। देखो, साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी ना किसी बॉडी का वाइब्रेशनल स्टेट में आना जरूरी है। अगर बॉडी स्टिल कंडीशन में है, वाइब्रेट नहीं कर रही, तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। लेकिन जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और प्रोपगेशन के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। मीडियम, देखिए मीडियम क्या है, हम बार बार मीडियम की बात करें। मीडियम कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में हेल्प आउट करेगा, दैट इज अ मीडियम। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ द साउंड। दैट ऑब्जेक्ट विच इज बेसिकली द कॉज ऑफ द वाइब्रेशन इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ द साउंड। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होगी, ठीक है, और उसकी वजह से साउंड हमें सुनाई देना शुरू कर देगा, दैट इज नोन एज द सोर्स ऑफ द साउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो हमारे मुंह से आवाज आती है। ठीक है, इसी तरह जो मेटल प्लेट होती है स्कूल बेल की, जब वो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। बस हॉर्न, ये सब एग्जांपल्स क्या हैं? सोर्स ऑफ द साउंड की एग्जांपल्स हैं। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड द स्पीड ऑफ द साउंड। देखिए,
स्पीड ऑफ द साउंड की तरफ जब हम आते हैं तो स्पीड हमने कहा था कि स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो टाइम पीरियड मिनट्स का भी हो सकता है, सेकंड्स का भी हो सकता है, और वो टाइम पीरियड आवर्स और ईयर्स का भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि एक टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, दैट इज स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन जो है वो हर जगह यही रहेगी, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, चाहे वो स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, या किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। So it is what? It is the distance covered by the sound waves in a particular period of time. ठीक है। स्पीड को इन्होंने v से इंडिकेट किया, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस जो है साउंड वेव्स कवर करेंगी इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, उतनी ही ज्यादा हम कहेंगे इनकी स्पीड है, ठीक है, इन साउंड वेव्स की। अच्छा, डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में जनरली। ऐसा यूनिट क्या है इसका? मीटर है। एंड टाइम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। तो स्पीड इज ऑलवेज इनटू मीटर पर सेकंड। मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि यूनिट्स आपने याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं तो आपको जनरली न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी भी ये लोग जो है वो ये नहीं बताते कि द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको जनरली एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं और उसके साथ यूनिट लिखा होता है, तो आपने उस यूनिट के थ्रू खुद फाइंड आउट करना होता है कि भाई ये स्पीड दी हुई है। ओके, अच्छा, अब देखो जो स्पीड ऑफ द साउंड वेव है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं कि दैट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स। आपको पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे कि इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ठीक है। आप उन फैक्टर्स को देखिए, जब भी आपसे ना कोई ऐसे फैक्टर्स या कोई ऐसी चीज मांगी जाए जिनकी एक्सप्लेनेशन आगे बनती है, तो हमेशा आप पहले क्या करते हैं, आप पहले स्टेटमेंट देके उन फैक्टर्स के नाम लिख लेते हैं, उन हेडिंग्स के नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4 करके, और फिर हेडिंग नंबर 1 मार्कर से देके उसके नीचे पैराग्राफ लिख देते हैं, डायग्राम वगैरह बना देते हैं। ओके, तो आपने हमेशा ये वाले क्वेश्चन ना ऐसे सॉल्व करने जिनमें पॉइंट्स बनते हो, जिनमें फिगर्स बनती हो। अच्छा, तो देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, दैट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर 1 द डेंसिटी ऑफ द मीडियम या नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है, एंड देन द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। जो मीडियम जिसके अंदर से साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वैक्यूम है क्या। दूसरा क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है कि दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो सिमिलर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस। देखिए असल में क्या है कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, वो सब के सब मॉलिक्यूल से बने होते हैं। बट इनके अंदर जो वो होते हैं क्या कहते हैं, जो इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेरी करता है। गैस के अंदर ये मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, लिक्विड्स के अंदर इनका डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, एंड सॉलिड्स के अंदर ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे हमारा साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। अब हम देखते हैं आगे कि इनने क्या एक्सप्लेनेशन दी। साउंड वेव्स ट्रैवल मच फास्टर थ्रू द सॉलिड्स एज कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड गैसेस, because in solids the intermolecular distance is very small and density of the solids is greater than liquids and gases। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी को अगर हम जनरल वर्ड्स में देखें ना, तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना कितने मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम कहेंगे वो चीज ज्यादा डेंस है, ज्यादा थिक है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि कम मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है। अच्छा, देखो क्या है कि एक चीज यहाँ पे वाइब्रेट कर रही है और एक चीज यहाँ पे है, तो मुझे ये बताओ इस वाली की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगी तब जाके इस तक वाइब्रेशंस पहुंचेंगी ना। तो वाइब्रेशंस ने असल में ट्रैवल होना है ना साउंड वेव्स में, ठीक है। तो जब दो चीजें बिल्कुल करीब होंगी तो उनके अंदर से वाइब्रेशन ज्यादा जल्दी ट्रैवल होंगी, राइट, एज कम्पेयर टू दोज ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर
कि दैट अगर ऐसा हमारे पास मटेरियल आता है जिसके अंदर ऐसा मीडियम आता है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो वहां पे साउंड क्या होगा, जो कि असल में क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस ट्रेवल होगा ना, तो वहां पे साउंड इजीली ट्रेवल करेगा। लेकिन वो मीडियम या वो मटेरियल जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ठीक है, तो उनके अंदर वाइब्रेशन, अब देखो इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल तक वाइब्रेशन ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो वाइब्रेशन ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, इसका मतलब साउंड वेव्स को ट्रैवल होने में टाइम लगेगा, तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, गैसेस के अंदर कम हो जाएगी। तो अगर हम कंपेयर करें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर, तो जो कि सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इस वजह से साउंड वेव्स यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैवल करती हैं, फिर लिक्विड के अंदर ट्रैवल करती हैं ज्यादा, और गैसेस के अंदर सबसे कम साउंड वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पर कोई भी एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे या मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे जिनके अंदर वाइब्रेशंस जनरेट हों, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करेंगी। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, नेचर और डेंसिटी। सो अगर देखा जाए तो डेंसिटी, और आप अब आपको यहाँ तक इनने एक पैराग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया, अब आप इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से इस आंसर को लिख सकते हैं। वो कैसे कि नेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, ठीक है। आप ये स्टेटमेंट्स ना साथ साथ लिख दीजिएगा, तो इससे आपका आंसर इनहेंस हो जाएगा। होप सो आपको ये डेंसिटी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखिए, Malik saw lightning and then heard sound of thunder with a gap of 3.0 seconds. How far is the lightning taking the speed of the sound as this? देखिए, you are given 3.0 seconds. आपको नहीं बताया टाइम ये था, तो सेकंड से आपको पता चला दिस इज t, ठीक है। How far is the lightning? Far, this is distance. You have to find the d, okay. टेकिंग द स्पीड ऑफ द साउंड, यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया स्पीड ऑफ द साउंड। अगर स्पीड ऑफ द साउंड ना भी कहते तो मीटर पर सेकंड से आपको पता चल जाना चाहिए दिस इज द वैल्यू ऑफ v। सो देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आप पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आप लिखेंगे डाटा गिवन, यहाँ पे इन्हें सिर्फ गिवन लिखा है, आप इसके पीछे डाटा लिखें, डाटा गिवन, ठीक है। टू फाइंड, यहाँ पे इनने जो रिक्वायर्ड लिखा है उसके बजाय आप टू फाइंड लिख देंगे, जो चीज इन्हें फाइंड आउट करनी है दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। आप हमेशा मैथ्स फिजिक्स में क्या होता है कि दैट देखिए, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट दी स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड के आगे इज इक्वल टू डाल के आप v लिखेंगे, बिकॉज स्पीड ऑफ द साउंड का सिंबल क्या है, v, ठीक है। फिर आप वैल्यू लिखेंगे। कभी भी आप स्पीड ऑफ द साउंड लिख के डायरेक्टली ये नहीं लिख देंगे, क्योंकि आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व नहीं करें, आप फिजिक्स का पेपर सॉल्व करें, ओके। इसी तरह रिक्वायर्ड में आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग इज इक्वल टू s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन अब क्या होगा, सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप और थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्मूला टू बी यूज्ड वो लिख के ना आप ये फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं। देन आप सोल्यूशन की तरफ आ जाए, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, उसके अंदर सारे के सारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए v इज इक्वल टू एस ओवर टी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो s चाहिए, तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, t को उधर ले जाएंगे, तो s इज इक्वल टू v इंटू टी। v की वैल्यू इनने हमें दी हुई है 343 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम की वैल्यू भी इनने हमें दी हुई है दैट इज 3.0 सेकेंड, ओके। हाँ, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। नाउ अब आप क्या करेंगे कि इनने आपको मीटर में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगर डिस्टेंस मीटर में होता है तब भी इट इज ओके, क्योंकि इनने यूनिट ही आपको मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, किलोमीटर वाला नहीं दिया हुआ, ओके। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते किलोमीटर में तो भी इट इज ओके। देखो, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो मीटर के अंदर वैल्यू दी हुई होती है ना उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये चीज है।
ठीक है। लेकिन अगर आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर से मीटर में, तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप क्या करेंगे। ठीक है,